सो हेलो चैंपियंस, अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जनवरी 2025 12 जनवरी को एग्जाम देने जा रहे हो तो आप एक चैप्टर को कतई इग्नोर नहीं कर सकते और वो चैप्टर है इन्वेंट्री वैल्यूएशन। इन्वेंट्री वैल्यूएशन एक ऐसा चैप्टर है जिसे हम सबसे कम पढ़ते हैं, लेकिन ये कभी कभी हमारे एग्जाम के पेपर में नासूर बन जाता है। जब लिफो फीफो वेटेड एवरेज ये सब चीजें आए तो आप तो कर पाओगे, लेकिन जब स्टॉक वैल्यूएशन एक स्टेटमेंट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा तो उसके लिए आपको एक क्वेश्चन जो है वो आपको जरूर करके जाना चाहिए। तो मैं बोल रहा हूं ये क्वेश्चन जो अभी आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है, जो आपके एमटीपी का पेपर है, ये एमटीपी अप्रैल 2024 का ही पेपर है। तो जुलाई या अप्रैल 2024 का प्रीवियस पेपर है जो स्क्रीन पे आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा आपको सॉल्व करने में आपका हेल्प कर रहा हूं। जो स्क्रीन पे ये पेपर आपको दिख रहा होगा, ये तुरंत आप पहले देख लेंगे और आप समझ लेंगे, और ये क्वेश्चन से आपको डर भी लग रहा होगा कि इसमें करे क्या। इस क्वेश्चन में देखिए करना ये है कि एक तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाने हैं और दूसरा हम लोग को उस दिन का वैल्यू ऑफ स्टॉक बताने हैं। देखिए वैल्यू ऑफ स्टॉक जो है उसको तो आप कैलकुलेशन करोगे वैल्यू ऑफ स्टॉक तो आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक आ जाएगा, लेकिन उसके पहले यहाँ पे प्रॉफिट से रिलेटेड कुछ चीजें हैं जो आपको करने हैं। तो आप हमारे सामने स्क्रीन पे ये क्वेश्चन देख लिए। सबसे पहले आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल बनाने के पहले एक क्वेश्चन आप ये देख लो, यहां पर हम लोग एडजस्टेड पीएल बनाएंगे। सबसे पहले एडजस्टेड पीएल बनाएंगे क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट में भी सुधार करना है। कुछ ऐसे एडजस्टमेंट हैं जो हुए नहीं हैं, तो एडजस्टेड पीएल आपको बनाना है। एडजस्टेड पीएल सबसे पहले आप बना लीजिए यहां पर। उसके बाद आप एडजस्टमेंट करके एडजस्टेड पीएल करके फिर आप वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री करने जाओगे। तो आप देख रहे हो मिस्टर मानस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शोड अ बैलेंस ऑफ 32 lakhs आफ्टर कंसिडरिंग द क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 30 lakhs। 30 लाख का क्लोजिंग स्टॉक ये लोग कंसिडर कर चुके हैं, लेकिन इस क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन के पहले ये लोग कुछ ऐसे एंट्रीज हैं जिनको ये लोग किए नहीं है, या फिर उसको ये लोग कुछ ऐसा एंट्री है जो ये लोग किए नहीं है, या फिर उसका कैलकुलेशंस ये लोग गलती से यहां पे कर दिए हैं। तो अभी वो पांचों जो ट्रांजेक्शन्स आपके सामने दिख रहा होगा, पहले लिख रहा है परचेजेस फॉर द ईयर इंक्लूडेड इन 1,20,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर द शॉप। मतलब आपने परचेज तो किया था, लेकिन परचेज नॉर्मल गुड्स का करते हुए आपने कुछ गुड्स ऐसे भी लेकर आए थे जो अपने दुकान में इलेक्ट्रिक फिटिंग्स करवाने वाले हो, और उसका इंक्रीज यहां पर आपने कर दिया है। वो गलती से परचेजेस में वो रुपया इंक्लूड हो गया है। अभी तो आप पीएल अकाउंट बना चुके हो, आपने नेट प्रॉफिट ला दिया है, तो इसको क्या क्या करने हैं आपको ये सॉल्यूशन के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूं। तो अभी आप जो नेट प्रॉफिट आपके पास दिए हुए हैं वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले क्वेश्चन में जो दिया हुआ है वो नेट प्रॉफिट सबसे पहले यहां पे लिख लीजिए, बाय नेट प्रॉफिट। इसी नेट प्रॉफिट में आपको सुधार करना है। तो पहले जो नेट प्रॉफिट दिया हुआ है उसको लिख लीजिए यहां पर, कितना का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आप देख पाओगे यहां पे नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 32 लाख का नेट प्रॉफिट दिया हुआ है। अब इसमें क्या चीज लिखने हैं, क्या चीज नहीं लिखने हैं, और क्या चीज क्यों लिखने हैं, ये चीज मैं आपको बता दूं। जो पहला नंबर चीज था ना, इलेक्ट्रिक फिटिंग्स, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो है वो परचेजेस से लेस करना चाहिए था, बट अब आपने वो नहीं किया है। तो अब पीएल अकाउंट बनाने के बाद आप परचेजेस को किसी चीज को लेस करोगे। लेस करने का मतलब आपको पता है कि आप क्रेडिट में भी लिख सकते हो उस चीजों को। इसीलिए इलेक्ट्रिक फिटिंग्स जो है ना, मैं अब परचेजेस तो आपके पास है नहीं, तो परचेजेस से तो लेस आप कर नहीं सकते हो, इसलिए मैं इस आइटम को क्रेडिट में लिख देता हूं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं बाय इलेक्ट्रिक फिटिंग। कितना है इलेक्ट्रिक फिटिंग आप देख सकते हो, इलेक्ट्रिक फिटिंग क्वेश्चन में है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। जो रॉन्गली परचेजेस में इंक्लूड है उसे परचेजेस से लेस करना चाहिए था, बट अब हमारे पास परचेजेस तो है नहीं, इसलिए मैंने क्रेडिट में लिखकर लेस कर दिया। दूसरा एक ऐसा स्टॉक है जो मिस्टर मानस
गुड्स को टेक ओवर किए थे और वो सैंपल्स के लिए अपने कस्टमर्स में बांटे थे। टेक ओवर किए थे मतलब क्या हुआ, वो कस्टमर को सैंपलिंग के लिए बांटे थे। अब वो सैंपल के लिए जब बांटे थे तो भैया उनका परचेजेस तो कम हुआ था, परचेजेस कम हुआ था कि नहीं हुआ था। लेकिन अब हमारे पास परचेजेस तो नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, चलिए यहीं पे लिख देते हैं बाय गुड्स यूज्ड फॉर सैंपल, गुड्स यूज्ड फॉर सैंपल। अब यहां पर यूज्ड फॉर सैंपल लिख दिए, कितना रुपया आपको दिख रहा होगा गुड्स यूज फॉर सैंपल, तो 3,20,000 का गुड्स दिख रहा है, गुड्स यूज फॉर सैंपल। और इसका इफेक्ट आपको डेबिट में भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि गुड्स यूज फॉर सैंपल हम लोग परचेजेस से तो लेस करते हैं, लेकिन इसका दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही होता है, जबकि संपूर्ण ट्रांजेक्शन का कोई भी इंक्रीज ना आप ट्रेडिंग अकाउंट में किए हो, ना ही आप पीएल अकाउंट में किए हो। तो पहला नंबर ये क्रेडिट में लिखने का मतलब परचेजेस से आपने लेस किया। दूसरा नंबर चीज हम लोग एडवर्टीजमेंट बोलकर यहां पर पीएल के डेबिट में लिखेंगे, एडवर्टीजमेंट बोलकर। तो यहां पर एडवर्टीजमेंट बोलकर यही 3,20,000 रुपए आपको डेबिट में भी लिखने पड़ेंगे। तो याद रखिए इसके दो एंट्रीज होंगे। तीसरा एंट्री है इनवॉइस फॉर गुड्स अमाउंटिंग टू 20 lakhs have been entered in the March 2024 but the goods were not included in stock। भाई सही बात है, गुड्स स्टॉक में आया ही नहीं है तो आप इंक्लूड कैसे कर सकते हो। तो ये वाला भी चीज आपको लेस करना चाहिए था, कहां से, परचेजेस से आपको लेस करना चाहिए था। तो यहां पर देखिए 3,20,000 हम डेबिट में भी लिखे, 3,20,000 हम क्रेडिट में भी लिखे, वो तो एडवर्टीजमेंट हो गया। लेकिन ये जो गुड्स है, ये गुड्स हमारा इस महीना का परचेजेस था अप्रैल का, तो यहां पे पिछले महीना से आपको लेस करना था। तो यहां पे लिख देंगे यहां पर गुड्स गुड्स स्टॉक परचेज ऑफ मार्च, मतलब ये मार्च का परचेजेज है, यहां पर हम लोग लिखेंगे परचेजेस फॉर मार्च। लेकिन वो गलती से अप्रैल में इंक्लूड हो चुका है, तो इसलिए मैंने इसको लेस किया, परचेजेस नॉट रिकॉर्डेड लिख देते हैं। परचेजेस जो रिकॉर्डेड नहीं था इन मार्च, मार्च में रिकॉर्डेड नहीं था, तो ये परचेजेज हो गया कितना का, 20 लाख रुपया का आपको क्रेडिट करना था। नेक्स्ट आइटम है आपका गुड्स जो है ना, ये लोगों ने सैंपल के लिए, सैंपल के लिए नहीं, अप्रूवल के लिए, सेल और अप्रूवल के हिसाब से किसी कस्टमर को इन लोगों ने सेंड किया था कि भैया पसंद आए तो रख लीजिएगा, नहीं तो वापस कर दीजिएगा। उस पर वो लोग प्रॉफिट भी रखे थे 1/3% ऑन कॉस्ट, 33.33% वो लोग कॉस्ट किए थे। लेकिन वो जो था वो गुड्स एक्सेप्ट हुआ है नेक्स्ट मंथ में जाकर। तो जब गुड्स एक्सेप्ट हुआ है नेक्स्ट मंथ में जाकर, तो उसका मतलब वो सेल भी नेक्स्ट मंथ का ही होगा। तो इस सेल को कैंसिल करने के लिए सबसे पहले तो गुड्स का कॉस्ट कितना था अप्रूवल बेसिस का, उसको हम लोग को बाई साइड में यहां पर लिखना होगा, बाई गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस कॉस्ट यहां पे लिखना होगा, और कॉस्ट उसका था 6 लाख रुपया का। और इसका सेल को आपको कैंसिल करना होगा। सेल को कैंसिल करने के लिए, जैसे हम परचेज को कैंसिल करने के लिए क्रेडिट कर रहे हैं, उसी तरह से सेल को कैंसिल करने के लिए हम लोग डेबिट करेंगे, और यहां पे लिखेंगे टू गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल। लेकिन यहां पर आपको सेल वैल्यू लिखना होगा, इसीलिए 6 लाख पर हम लोग 33.33% ऑफ 6 लाख ऐड कर देंगे। तो यहां पर आपका सेल वैल्यू हो जाएगा 8 लाख का। तो यहां पे 6 लाख प्लस 1/3 ऑफ 6 लाख, क्योंकि प्रॉफिट लेकर ही आपने सेल किया होगा, तो यहां पे आपने सेल किया उसको कितना में, 8 लाख में, तो वो सेल वैल्यू आप 8 लाख रुपया का माइनस कर दोगे। तो इस तरह से एक चीज और हो गया, पिछले महीना का जो सेल था वो अप्रैल के सेल में ले लिया गया है। तो पिछले महीना का जो सेल था वो अप्रैल के सेल में ले लिया गया है। इसका मतलब है कि ये पिछले महीना का ही सेल था, गुड सोल्ड इन मार्च, लेकिन ये ले लिया गया अप्रैल के सेल में। तो इस सेल को आपको यहाँ पे इंक्लूड करना होगा, और वो सेल है 16 लाख रुपए का, क्योंकि ये सेल आप रिकॉर्ड नहीं किए थे। तो लिखेंगे बाई अनरिकॉर्डेड सेल्स। ये अनरिकॉर्डेड सेल्स आपका कितना का था, 16 लाख का था।
अब इस तरह से आप देख लिए यहाँ पर पांचों एडजस्टमेंट और जितने भी एडजस्टमेंट थे वो कर लेने के बाद हमारा प्रॉफिट जो है वो एक बार रेक्टिफाइड प्रॉफिट आएगा और उसी रेक्टिफाइड प्रॉफिट को हम लोग लिखेंगे टू रेक्टिफाइड प्रॉफिट। डायरेक्ट लिख लीजिए, इस प्रॉफिट को आपने सुधार दिया तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आप कर सकते हो, जिसमें आपने ये सारे स्टॉक से रिलेटेड एडजस्टमेंट कर दिए हैं। तो रेक्टिफाइड प्रॉफिट आप कैलकुलेट कर लीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि इस प्रॉफिट से स्टॉक वैल्यूएशन का कोई रिलेशन नहीं है, जैसा कि इस क्वेश्चन में आपको टेंशन दे रहा था। इस प्रॉफिट से स्टॉक वैल्यूएशन में कोई रिलेशन नहीं है, तो फटाफट करके आप यहाँ पे क्रेडिट डेबिट करके ये वाला प्रॉफिट आप फाइंड आउट कर लीजिएगा। यहां से ये सबको जोड़ दीजिएगा और ये दोनों को घटा दीजिएगा, लेकिन इससे इसका क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन में कोई भी मतलब नहीं है। क्लोजिंग स्टॉक में आपको वही चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं जो एग्जैक्टली छूट गए हैं। तो अब हम लोग इसका स्टेटमेंट दूसरा करेंगे, जिसमें हम लोग लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक for the period March 2024। यहां पर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू दिया हुआ था, क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ था 30 लाख, तो यहां पे लिखेंगे स्टॉक ऑन 31 मार्च, जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 2024 को। कितना दिया हुआ है? 34 मार्च को 30 लाख रुपए का दिया हुआ है। अब ये स्टॉक है, इसमें एक परचेजेस जो रिकॉर्ड नहीं था उसे हम लोग ऐड करेंगे, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेजेस, जो कि मार्च का परचेजेस था लेकिन स्टॉक अभी तक रिसीव नहीं हुआ था, अनरिकॉर्डेड परचेजेस। तो वो अनरिकॉर्डेड परचेजेस जो था वो आपका रिकॉर्ड था कितना? 20 लाख रुपया का। और इसके बाद ये चीज जो 6 लाख रुपया का गुड्स अभी भी कस्टमर के पास पड़ा हुआ है, होता तो वह हमारा ही स्टॉक है, इसलिए वो गुड्स विद कस्टमर जो कस्टमर के घर में अभी भी पड़ा हुआ है, जिसे हम लोगों ने अभी वापस लिया नहीं है और उसको हम लोगों ने सेल भी ट्रीट नहीं किया 31 मार्च को। हालांकि वो अप्रैल में जाकर सेल ट्रीट हो जाता है तो उनको लेने का जरूरत नहीं है, लेकिन 31 मार्च को तो वो गुड्स हमारा अभी भी है हमारे कस्टमर के घर में, तो हम उसे स्टॉक विद कस्टमर कहेंगे। कस्टमर के पास हमारा ही स्टॉक पड़ा हुआ है, तो जो क्लोजिंग स्टॉक का पार्ट है वो है कॉस्ट वैल्यू 6 लाख। अगर इन तीनों को जोड़ देंगे तो आपका रिवाइज्ड क्लोजिंग स्टॉक होगा 31 मार्च को। ये रिवाइज्ड क्लोजिंग स्टॉक है, क्योंकि ये एंट्रीज नहीं हुआ था इसलिए आपको करना पड़ा। तो रिवाइज्ड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑन 31 मार्च 2024 को ये रहा आपका ये सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन बच्चों आप इग्नोर मत करिएगा, जाते जाते एग्जाम में एक बार इसे देख के जाइएगा। तो इन्वेंट्री वैल्यूएशन जो है वो आपका 10 मार्क्स का आने के चांसेस हैं और इससे बच्चे कतराते हैं। कम से कम इस क्वेश्चन को आप जरूर से देख के जाइएगा। तो अभी आप, मुझे पता है कि अपना प्रिपरेशन कर रहे होगे। आज है तारीख 9 जनवरी को आप बड़े बड़े चैप्टर्स को हैंडल करेंगे। कल इसको छोटे छोटे चैप्टर्स जो है ना उसे आप हैंडल करेंगे कल या परसों। तो पहले 2 दिन तो आपको बड़े बड़े चैप्टर्स को प्रिपरेशन करने में लग जाएगा, लेकिन उसके बाद जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, जैसे मैं बता दूं आपको, इन्वेंट्री वैल्यूएशन हो गया, पेटी कैश बुक हो गया, जर्नल प्रॉपर हो गए, ये सारे जो जर्नल, ये जो छोटे छोटे चीज है ना जिन कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाया करते हैं, हम लोग इसे इग्नोर करके जाते हैं, इनको जरूर करिएगा। तो उसका ये एक पार्ट आप इन्वेंट्री भी रखिएगा जिससे आप सॉल्व करिएगा। थैंक यू वेरी मच, लगे रहो तो ही जीतोगे। सीए इंस्टीट्यूट को आप समझ लीजिए शेर। हमें पता है आप डर रहे हो, डरने की कोई जरूरत नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप उस पिंजड़े में हो जहां पे शेर खड़ा है, तो आपके पास एक ही रास्ता है, या तो लड़िए या तो पटे। थैंक यू।